नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्पर्श के गद्यखंड से पाठ 7 पतझर में टूटी पत्तियाँ के अंतर्गत गिन्नी का सोना। इस पाठ के लेखक है रविंद्र केलेकर जी। आइए जानते हैं रविंद्र केलेकर जी का संक्षिप्त परिचय। इसके पश्चात हम जानेंगे पाठ में और गांधीवादी चिंतक के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। अपने लेखन में इन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को, मान्यताओं को, व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी जो अनुभव है वह टिप्पणी के रूप में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। इनकी रचनाओं में कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। रविंद्र केलेकर जी ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य किया और साथ साथ अनुवाद भी किया। इसी के चलते गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। इनकी अनेक कृतियाँ हैं, जैसे कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियाँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आइए जानते हैं लेखक ने पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को भी यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात गागर में सागर भरने वाला कार्य रविंद्र केलेकर जी ने अपनी रचनाओं में किया है। सरल ढंग से लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना बहुत ही कठिन काम होता है, फिर भी यह काम होता रहा है। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के तो प्रमाण हैं। और यही काम को कोंकणी में रविंद्र केलेकर जी ने किया है, जो कम शब्दों में अधिक लिखने का प्रयास किया है। इस पाठ के प्रसंग में पढ़ने वाले को थोड़ा कहा है परंतु समझना ज़्यादा है, और बहुत समझना ये चाहिए ही। कम शब्दों में अधिक बातें समझने वाली होनी चाहिए। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देते हैं। क्योंकि दीवारों पर कुछ जो पंक्तियां हैं, नारे हैं, स्लोगन हैं, बड़े ही छोटे होते हैं परंतु उनका सार विस्तृत होता है, सार गर्भित होता है। ऐसे ही पहला प्रसंग लेखक ने यहाँ गिन्नी का सोना। सोना सबको प्रिय है, बहुमूल्य है, लोग आभूषण के रूप में भी पहनते हैं और जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। तो गिन्नी का सोना इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, आइए जानते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में मापा जाता है। गिन्नी का सोना जिसमें कुछ तांबा मिलाया जाता है, गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं तो उसका कैरेट भी कम हो जाता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। यदि शुद्ध सोना को हम हाथों से तोड़ दें तो वह टूट जाता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। औरतें जब अपने आभूषण के लिए, गहने के रूप में पहनने के लिए सोने का प्रयोग करती है तो वह शुद्ध सोना नहीं पहनती है। उनमें तांबा मिला हुआ 22 कैरेट का सोना पहनती है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का सोना। शुद्ध आदर्श ऐसे ही हमारे जीवन में भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसमें कुछ व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चला कर दिखाते हैं, तब हम लोग उनको प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट
कहकर उनका बखान करते हैं कि ये व्यवहारिक लोग हैं, ये सारे संसार में सारे अनुभवों के साथ चलने वाले लोग हैं। ऐसे उनको प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर बुलाने लगते हैं। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। लोग 24 कैरेट को पहन नहीं सकते, 22 कैरेट के सोना आभूषण बनाकर पहन सकते हैं। वैसे ही इस संसार में यदि हमको लोगों के साथ जीना है तो उसमें व्यवहारिकता होना आवश्यक है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब ये जो हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श की बात करते हैं वह धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, क्योंकि उसमें व्यवहारिकता मिला हुआ है, न कि आदर्शवाद। तो इस प्रकार से 24 कैरेट के सोने के बजाय 22 कैरेट के सोना पहनकर उसमें ज़्यादा चमक दिखाना अच्छा है। वैसे ही हम यहाँ पर आदर्शवाद को छोड़कर या आदर्शवाद को भी ग्रहण करते हुए व्यवहारिकता को अपनाएं और उसको लेकर साथ चलें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, लोगों को साथ जोड़ सके। अपने अनुभवों के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर देश को आज़ाद कराने के लिए लोग उनके पीछे आए, उनके व्यवहारों से प्रभावित हो गए, वरना हवा में ही वे उड़ते रहते, देश उनके पीछे नहीं जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। वे व्यवहारिकता को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर वे चढ़ाते थे कि कैसे हमारे आदर्श है उनको व्यवहारिक बनाया जाए। वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाते थे और उसका कीमत बढ़ाते थे। प्यारे बच्चों, इसका जो भावार्थ है आपको समझना होगा कि सोने में तांबा नहीं मिलाना, बल्कि तांबे में सोना मिलाना, अर्थात व्यवहारिकता में आदर्शों को मिलाकर आगे बढ़ते जाना, यही जीवन का एक सच्चा रहस्य है। इसीलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था, इसीलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था, क्योंकि हम आदर्शों को ग्रहण करें और उन आदर्शों का पालन करते हुए हम व्यवहारिकता को अपनाएं और इन्हीं व्यवहारिकता को ग्रहण करते हुए जीवन के राह पर आगे चलते जाएं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं, जीवन में सफल होते हैं, अन्य लोगों से आगे चले जाते हैं। क्या वे ऊपर उठते हैं, खुद ऊपर चढ़ते हैं, दूसरों को ले जाने का प्रयास करते हैं। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह कुछ है आदर्शवादी लोगों द्वारा दिया हुआ, हमारे महापुरुषों द्वारा दिया हुआ। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही। इस प्रकार से आदर्शों को ग्रहण करते हुए व्यवहारिकता में ढालना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार गिंडी के सोना पाठ के आधार पर आदर्शों को ग्रहण करने के लिए लेखक रविंद्र केलेकर जी ने हम सबको प्रेरित किया है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब लेखक रविंद्र केलेकर जी का जीवन परिचय अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और पाठ के संदर्भ में आए शुद्ध आदर्श क्या है इनके बारे में वर्णन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।